जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज पहले चरण की वोटिंग हुई है बिहार में। लेकिन वहीं दोस्तों बिहार चुनाव पर पूरी नजर है पाकिस्तान की। जी हां, आपको बताएंगे आखिरकार पाकिस्तान ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है मोदी सरकार को। आखिर क्यों कहा पाकिस्तान ने कि बिहार चुनाव के बाद खतरे में आ सकती है मोदी सरकार, कैसे खतरे की बात कर रही है पाकिस्तान, जानना है बहुत जरूरी। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आखिर पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं बिहार चुनाव के चर्चे, क्या इससे केंद्र सरकार की कुर्सी पर कोई बात है, बताएंगे लगे हाथों। आपको बताएंगे दोस्तों क्या पप्पू यादव ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। जी हां, चौंका देने वाली खबर लगे हाथों बताएंगे। बस भारत ने पहली चीज ही क्या रोक दी, बांग्लादेश में मच गया बवाल। इस चीज के दाम पहुंचे आसमान पर दोस्तों। वहीं पहलगाम के बाद फिर कश्मीर में बहुत बड़े हमले की फिराक में है आतंकवादी। शमशेर की टीम पर कर दिया बड़ा खुलासा दोस्तों। तो वहीं G20 समिट पर ट्रंप ने दिया बहुत बड़ा बयान, कह दिया नहीं जाऊंगा। बताएंगे क्यों कहा ऐसा, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी भारत में और भारत की सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, चौंका देने वाले की, जहां बिहार चुनाव के बाद खतरे में आ सकती है मोदी सरकार, पाकिस्तान में हो रहे हैं ऐसे चर्चे, क्यों बता दें। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा देश के साथ साथ अब पाकिस्तान में भी जोरों शोरों से हो रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपने पहले पन्ने पर बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए लिख दिया कि अगर इस इलेक्शन का नतीजा अलग रहा तो केंद्र में मोदी की सरकार खतरे में आ सकती है। इसमें कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और टीडीपी मुख्य रूप से मोदी सरकार का सहारा बनी हुई है। अखबार ने लिखा कि बिहार चुनाव मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। सहयोगियों के सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है। अगर बिहार चुनाव का नतीजा थोड़ा भी अलग होता है तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के रिश्ते बिगड़े तो फिर केंद्र सरकार भी खतरे में आ जाएगी। जेडीयू 12 सांसदों के साथ और टीडीपी 16 सांसदों के साथ पीएम मोदी का हाथ पकड़े हुए हैं। दोस्तों पाकिस्तानी डॉन के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस चुनाव में अहम है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जबरदस्त वापसी की है। ये कहना है अखबार का दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार का। और उसने कहा है कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा, जिस वजह से मोदी सरकार बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। हालांकि इस चुनाव में राहुल गांधी को यह सफलता अपने सहयोगियों के साथ रहने से मिली है। इस पाकिस्तानी अखबार ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में भी बीजेपी को परेशान करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। उनके लिए फायदे की बात यह है कि बिहार एकमात्र हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी अपने सहयोगियों से सत्ता नहीं छीन पाई है। राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में वोट चोरी करने में जुटा है। भारत के विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग खासकर मुस्लिमों के नामों को हटाकर बीजेपी की मदद कर रहा है। दोस्तों जिस प्रकार से बिहार के खबर को, बिहार इलेक्शन की न्यूज को दोस्तों पाकिस्तान के अखबार कवर कर रहे हैं और इस पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, इससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के हुक्मरान भी इन खबरों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि जेडीयू के समर्थन की वजह से मोदी सरकार केंद्र में बनी हुई है। जैसे ही जेडीयू की गवर्नमेंट गिरती है, महागठबंधन की अगर सरकार बनती है बिहार में, तो मोदी सरकार की भी कुर्सी हिल जाएगी, ऐसा कहना, ऐसा मानना है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज मुनीर का। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर बिहार इलेक्शन पर नजरें गड़ाए बैठा है भारत का दुश्मन पड़ोसी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या कहीं से कहीं तक आपको ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए हारेगी? अगर आप भी मानते हैं कि पहले भी एनडीए को बहुमत की सीट मिली थी, इस बार भी एनडीए अपना बम्पर वोटिंग के साथ, बम्पर सीट्स के साथ विजय प्राप्त करेगी, तो पाकिस्तानियों को जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। लेकिन आप भी जरूर लिखकर बता दीजिएगा कि कौन जीतेगी। और साथ ही साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें आज बिहार में पहले चरण की वोटिंग थी, जो कि शाम 5 बजे तक खत्म हो गया। और अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए तो पिछली बार से अधिक मतदान हुए हैं आज दोस्तों। शाम 5 बजे तक राज्य में 60.13% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पिछली बार इन 121 सीटों पर कुल 55.81% वोटिंग हुई थी। इससे क्लियर समझ में आता
आता है कि इस बार बिहार की जनता काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और जिस प्रकार से जनता में रुझान देखा जा रहा है दोस्तों, क्लियर समझ में आता है कि इस बार कुछ और ज्यादा बेहतर सीटों के साथ खेल होने वाला है। लेकिन वहीं जो चौंका देने वाली खबर है और एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर है, खासकर बीजेपी के लिए, पहले चरण की वोटिंग के जस्ट बाद ही तेजस्वी यादव को लगेगा बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, युवा आरजेडी के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव ज्वाइन करेंगे बीजेपी। बता दें, बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव को बगहा में बड़ा झटका लगने वाला है। यहां आरजेडी के युवा आरजेडी जिला अध्यक्ष पप्पू यादव अब लाल ट्रेन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। बता दें कि पप्पू यादव बिहार केसरी रहे वंगत पहलवान रामधनी यादव के बेटे हैं। रामधनी यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। वहीं पप्पू यादव भी बगहा सदर विधानसभा क्षेत्र के चमवलिया पंचायत के दूसरी बार मुखिया हैं। आरजेडी में लगातार उपेक्षा किए जाने से नाराज होकर पप्पू यादव ने अब बीजेपी ज्वाइन करने पर विचार बनाया है। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर नरकटियागंज में आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो सकती है तो बगहा से उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया है। इससे पहले बीजेपी ने आरजेडी के पूर्व विधायक सुरेश मेहता और जनसुराज के नेता और भोजपुरी गायक रंजित झा को तोड़ लिया था। दोनों नेताओं को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए विकसित बिहार बनाने का सपना पूरा करना चाहता है और इसी सपने को साकार करने के लिए समर्पित लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। उधर औरंगाबाद सदर से आरजेडी के पूर्व विधायक सुरेश मेहता का पार्टी छोड़ना आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रंजित झा और सुरेश मेहता ने बीजेपी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अब विकास की मुख्य धारा से जुड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। जी हां, ये बहुत बड़ी जानकारी थी दोस्तों। तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका लगने वाला है। अगली बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत ने रोका प्याज तो बांग्लादेश में मच गया बवाल, दाम पहुंचे आसमान पर। दोस्तों, बांग्लादेश में प्याज के दाम आसमान छूने लगे हैं। बाजारों में कुछ ही दिनों में कीमतें दुगनी हो गई और आम लोगों की रसोई का बजट पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है। राजधानी ढाका समेत देश के कई शहरों जैसे चिटगांव, राजशाही और खुलना के बाजारों में प्याज 110 से 120 टका प्रति किलो बिक रही है। कुछ ही दिन पहले ही यही प्याज 60 टका किलो मिल रही थी। खुदरा दुकानदारों का कहना है कि थोक बाजार सही दाम बढ़े हुए मिल रहे हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें भी महंगा बेचना पड़ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, आखिर भारत ने क्यों रोका प्याज की सप्लाई। बीबीसी बांग्ला की एक खबर के मुताबिक इस समय प्याज का घरेलू स्टॉक खत्म होने के करीब है और ऊपर से भारत से प्याज आयात भी रोक दिया गया है। दरअसल भारत सरकार ने घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसका सीधा असर बांग्लादेशी बाजारों पर पड़ा। चिटगांव और राजशाही के आयातकों का कहना है कि जब तक भारत से आयात फिर से शुरू नहीं होता या नई फसल बाजार में नहीं आती तब तक दाम और बढ़ सकते हैं। यानी कि दोस्तों, भारत ने प्याज की सप्लाई अपने देश में घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया, लेकिन बांग्लादेश की हालत खराब हो गई। मोहम्मद यूनुस को ये तो पता चल ही रहा होगा कि भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ने वाली है उनको, इसीलिए भारत के साथ दोस्ती सही बांग्लादेश का फायदा है, वरना पाकिस्तान और चीन वो बेनिफिट्स नहीं दे सकते बांग्लादेश को जो भारत दे सकता है। शायद मोहम्मद यूनुस को अब अकल आ जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यूनुस सुधर जाएंगे? नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पहलगाम के बाद फिर कश्मीर में हमला करने की फिराक में आतंकवादी शमशेर की टीम पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की नई तैयारी करने में लगे हुए हैं। खुफिया रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल महीने में हुए आतंकी हमले को कोई नहीं भुला पाया। भारतीय सेना ने इस हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक साथ कई आतंकियों को ठिकाने लगाया था। हालांकि आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि आतंकी फिर से कश्मीर में पहलगाम जैसा हमला करने की फिराक में है। इस जानकारी के सामने आने के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के बाद कश्मीर में आतंकी घुसपैठ, ड्रोन से नजर रखना और सीमा पार से रसद की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। लश्कर और जैश की कई यूनिट एलओसी के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसी है, जिन्हें पाकिस्तान की आईएसआई और एसएसडी से मदद मिल रही है। दोस्तों, आतंकी शमशेर लश्कर की एक यूनिट ने कथित तौर पर हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है, जिससे आने वाले हफ्तों में संभावित फिदाइन हमलों या हथियार गिराने के संकेतों का पता चला है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT, जिसमें पूर्व SSG सैनिक और आतंकवादी शामिल है, इनको पूरे पाक अधिकृत कश्मीर में फिर से तैनात किया गया है, जो सीमा पार हमलों की नई योजनाओं का बनाने का सीधा संदेश है। दोस्तों आपको बता दें, अक्टूबर 2025 में POK में हुई हाई लेवल मीटिंग में जमात इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और ISI के अधिकारी एकजुट हुए थे, जहां स्लीपर सेल को एक बार फिर एक्टिव करने, पूर्व कमांडरों को पैसा मुहैया कराने और ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेने के लिए जवाबी हमले करने की योजनाएं बनाई गई। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी एक्टिविटी है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव मोड पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारत की सेना, भारत की मोदी सरकार, भारत का डिफेंस सिस्टम हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप इनसे एक चीज समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है। जब तक कि पाकिस्तान को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान मानने को तैयार होगा। अगर एक आतंकवादी भी बचता है तो वो भी भारत के लिए घातक ही साबित होने वाला है। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि अगली बार भारत की मोदी सरकार को और भी ज्यादा कठोर कदम उठाने होंगे और बिल्कुल भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तानी आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है, इनका हश्र दोस्तों बहुत बुरा ही होना चाहिए, तभी संभव हो पाएगा। आपकी क्या है इस पर राय? जानकारी जरूर दीजिएगा, कमेंट में दोस्तों बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें अगली खबर, भारत के सशस्त्र बलों ने शुरू किया अभ्यास त्रिशूल। अंतरिक्ष, साइबर और ड्रोन शक्ति से है लैस। दरअसल अभ्यास त्रिशूल में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ BSF और तटरक्षक बल ने संयुक्त वॉर क्षमता, तालमेल और आधुनिक तकनीकी दक्षता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। इस बार के त्रिशूल अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक मल्टी डोमेन, बोले तो बहु क्षेत्रीय युद्धाभ्यास है, जो पारंपरिक थल, जल और वायु क्षेत्र से आगे बढ़कर अब अंतरिक्ष और साइबर जगत तक पहुंच गया है। अंतरिक्ष रणनीतिक शक्ति का नया आधार। इस श्रृंखला के अभ्यास में पहली बार अंतरिक्ष आधारित संचार, निगरानी और टोही प्रणाली, बोले तो सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन सिस्टम को व्यापक रूप से संचालन ढांचे में शामिल किया गया है। तो वहीं दोस्तों G20 समिट पर ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया, कह दिया मैं नहीं जाऊंगा वहां। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि वे इस महीने साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने यहां तक सवाल उठा दिया कि साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में होना भी नहीं चाहिए। साउथ अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2024 को एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली थी। अब वो 22 से 23 नवंबर के बीच जोहान्सबर्ग में ये समिट आयोजित करने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब G20 नेताओं की बैठक अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रही है। ट्रंप ने बुधवार को मियामी, बोले तो फ्लोरिडा में आयोजित अमेरिकी बिजनेस फोरम में कहा है कि मैं नहीं जा रहा, हमारा G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका को अब इस ग्रुप में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जो हालात है वो बहुत खराब है। मैंने साफ कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा। ये समिट वहां होना ही नहीं चाहिए था। कौन कौन से देश G20 में शामिल है आपको बता दें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके अलावा यूरोपीय संघ EU और अफ्रीकी संघ AU भी इसके सदस्य हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।